Assalamualaikum, this is Iman Nadeem and today I am going to explain the chapter number 2 of Financial and Managerial Accounting और इस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ कम्प्रीहेंसिव ओवरव्यू। तो इसमें जो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था उनका ओवरव्यू लेंगे कि वो कौन सी होती हैं, वो किस तरह से वर्क करती हैं और उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं ये एक तरह से एक स्नैपशॉट होती हैं कंपनी का या डिक्लेरेशन होती हैं ऑफ व्हाट इज़ ट्रू अबाउट अ कंपनी, या कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है और उसमें कैश फ्लो की जो चेंजिंग्स है या उसकी जो समरी है वो क्या है। ठीक है, ये कंपनी की सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको फाइनेंशियल टर्म्स में, मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्लेन करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब अगर इसके हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मेनली जो हैं ये 3 होती हैं। सबसे पहली होती है बैलेंस शीट, दूसरी होती है इनकम स्टेटमेंट और तीसरी होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। जो बैलेंस शीट होती है इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कहा जाता है और जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है ये चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इसको कहा जाता है। जो बैलेंस शीट है इसमें 3 तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को और ओनर्स इक्विटी को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें होती क्या। एसेट्स जो होते हैं एक कंपनी की पोजेशंस होती हैं, कंपनी की बिलोंगिंग्स होते हैं, यानी कि जो भी एक कंपनी ओन करती है उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उसके एसेट्स कहलाते हैं। और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ जो है वो एक कंपनी जो का जो डेट होता है या जो कंपनी ओ करती है किसी दूसरी पार्टी को, मतलब कंपनी ने जो पे बैक करना है या कंपनी ने उधार लिया है चीज़, तो वो। ओनर्स इक्विटी क्या होता है, ओनर्स इक्विटी होता है एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स का पार्ट होता है, ओनर्स ने जो पैसा इन्वॉल्व होता है वो ओनर्स इक्विटी होती है। उसके बाद है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो है ये कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताती है कि आइदर कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट और कंपनी इज एट लॉस। और इसके लिए ये मालूम करने के लिए 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक कंपनी के रेवेन्यूज़ और दूसरा कंपनी के एक्सपेंसेस। रेवेन्यूज़ क्या होते हैं, जो कंपनी ने सेल्स वगैरह करके पैसे जो कंपनी गेन करती है वो रेवेन्यूज़ होते हैं, और एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती है जो उन रेवेन्यूज़ को गेन करने के लिए लगी होती है, वो सारे एक्सपेंडिचर्स। जब रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस को माइनस किया जाता है तो हमारे पास एक नेट रिजल्ट आता है जो हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। कैश फ्लो जो है ये हमारी कैश फ्लो एक्टिविटीज़ यानी कि कैश का जो इनफ्लो है या आउटफ्लो है यानी कि इन्वेस्टमेंट या क्रेडिट वगैरह उसके साथ डील करती है। उसके बाद है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ कौन करते हैं। सबसे इसमें पहले आ जाता है शेयर होल्डर्स। अब जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी के इन्वेस्टर्स और कंपनी के ऑनर्स, शेयर होल्डर्स, उन्होंने कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि हमने इस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए, वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, तो वो क्या करते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको देखते हैं। या अगर किसी कोई न्यू शेयर होल्डर्स हैं या कोई न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे कि ये कंपनी पहले किस तरह से परफॉर्म कर रही है, इसका पैटर्न क्या, ट्रेंड्स क्या हैं इस कंपनी के, और इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। ठीक है, उसके बाद है मैनेजमेंट। कंपनी में जो कंपनी की जो इंटरनल मैनेजमेंट है, उसके सीईओज़ हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अपनी कंपनी को चलाने के लिए जो प्लानिंग की ज़रूरत है, कंट्रोल या डिसीजंस करने की जो ज़रूरत है, वो सारे मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं, और वो भी इसलिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की उन्हें ज़रूरत पड़ती है। डेट प्रोवाइडर्स यानी कि वो लोग जिन्होंने हमें हमारी कंपनी में पैसे अपने जो हैं वो उधार दिए होते हैं या हमने उनसे उधार लिए हुए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं। क्यों देखते हैं, हमारी रीपेमेंट की एबिलिटी चेक करने के लिए कि हम उन्हें पे बैक कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी जो इंसान है या ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसी कंपनी को उधार या क्रेडिट पे पैसे या लोन नहीं देना चाहेगी जिस कंपनी में इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो उनको वो पैसे वापस कर सके, या जो कंपनी अभी अगले साल में ही बैंकरप्ट हो जाएगी, या जो कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ जा रही है। ठीक है, और उनको कैसे पता चलेगा कि कंपनी डिक्लाइन पे है या ग्रोथ की तरफ जा रही है, वो उनको उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करके ही पता चलेगा। चौथी चीज़ है गवर्नमेंट जो है उसको भी एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके मुताबिक ही उनके ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट होती है, और उसके मुताबिक ही उसकी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स यानी कि इकॉनमी में वो किस हद तक या किस तरह से कंट्रीब्यूट करें, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद है रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी बेसिस पे वो बनाई जाती हैं। पहली है इसमें चीज़ अंडरस्टैंडेड, जो वो है वो इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए सब लोगों के लिए। उसके यूज़र्स, हर कंपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है उन्हें पता होता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने पढ़नी है, उन्हें अपने यूज़र्स का आइडिया होता है, तो उन्हें वो ऐसी बनानी चाहिए, वो इतनी इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि वो उसके सब यूज़र्स उसको ईज़िली पढ़ सकें और समझ सकें। रेलिवेंट, उसमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अगले डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी कि जो इंसान वो पढ़ रहा है उसके लिए वो रेलिवेंट होनी चाहिए ताकि वो उसे पढ़ के अपना कोई डिसीजन जो है वो लेना चाहता है वो ले सके। अक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि उसमें कोई एरर्स नहीं होने चाहिए, वो बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए और बिल्कुल वो एरर फ्री होनी चाहिए। कंपेरेबल का मतलब है कि वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसको दूसरी कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर किया जा सके, यानी कि एक कंपनी की अगर बैलेंस शीट गिवन होनी चाहिए ताकि उसको हम दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट्स के साथ कंपेयर कर सकें, एक कंपनी के एसेट्स को दूसरी कंपनी के एसेट्स के साथ कंपेयर कर सकें, लाइबिलिटीज़ को कंपेयर कर सकें, रेवेन्यूज़ को, एक्सपेंसेस को। उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टैंडर्डाइजेशन इसकी क्या होती है? IFRS जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, उसके मुताबिक होनी चाहिए वो, ठीक है। और उसकी कंपेरेबिलिटी किससे होनी चाहिए कि उसको एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करना चाहिए, यानी कि वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसको पढ़ के जो कोई इंसान अगर एनालिसिस करना चाहता है एक कंपनी के बारे में तो वो कर सके और उस कंपनी के बारे में जो भी डिसीजन लेना चाहता है वो ले सके। उसके बाद अब मैंने पहले बताया कि जो 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें पहली की डिटेल है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि जिसे बैलेंस शीट भी कहा जाता है। उसमें 3 चीज़ें होती हैं जिनको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी या इक्विटी। एसेट्स वो सारे रिसोर्सेज होते हैं जो एक कंपनी ऑन करती है, लाइबिलिटीज़ वो ऑब्लिगेशंस होते हैं जो एक्सटर्नल पार्टीज या सेकंड या थर्ड पार्टीज़ को जो है वो कंपनी के पास होते हैं या कंपनी ओ करती है, और इक्विटी में जो ओनर्स के जो क्लेम होते हैं कंपनी के एसेट्स पे। कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम या इनकम स्टेटमेंट, उसमें रेवेन्यूज़ होते हैं जो कंपनी ने जनरेट किए होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं जो उसने कॉस्ट इनकर्ड की होती हैं और उससे वो प्रॉफिट या लॉस मालूम कर सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस से। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इसमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली होती है ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं इसमें वो वाली सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन से हमारा कैश फ्लो आ रहा होता है, यानी कि रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस जो इनकम स्टेटमेंट में इंक्लूडेड होते हैं वो सब हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो हैं इसमें हमारे जो भी बाइंग और सेलिंग, परचेजिंग और सेलिंग ऑफ एसेट्स से जो आ रहा होता है कैश फ्लो या जो कैश फ्लो में चेंजेस आ रहे होते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रेजिंग और रिपेइंग कैपिटल, मतलब जो न्यू इन्वेस्टर्स हमारे पास आ रहे हैं या जो क्रेडिटर्स हमें लोन दे रहे हैं या जिनको हम रिपे कर रहे हैं उससे जो हमारे कैश फ्लो में चेंजिंग्स आ रही हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का हिस्सा होती हैं। ये 3 तरह की जो चीज़ें हैं ये मिलकर जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है उसको बनाती है। उसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किस तरह किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी इंसान जो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहता है और उनको एनालाइज करना चाहता है, उससे कुछ अंदाज़ा लगाना चाहता है या कोई डिसीजन लेना चाहता है, चाहे इन्वेस्टिंग का हो या कोई भी हो, तो वो क्या करता है कि वो उसकी रेशोज़ देखता है कि उसकी डेट रेशोज़ या करंट रेशोज़ या जो एसेट्स और लाइबिलिटी से रेशोज़ हैं, वर्किंग कैपिटल की रेशोज़ वगैरह वगैरह, वो सारी रेशोज़ वो देखता है ताकि उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है या हेल्थ जो है उसको मेजर कर सके। इसके अलावा वो इसके ट्रेंड्स देखता है कि पिछले साल कंपनी की क्या जो थी वो ग्रोथ थी या डिक्लाइन पे थी और इस साल क्या है, या पिछले साल उसका रेवेन्यू क्या था और इस साल क्या है, या पिछले साल उसके एक्सपेंसेस कितने थे और इस साल कितने हैं, ताकि वो उसमें पैटर्न देख सके और चेंजिंग्स देख सके कि वो पिछले साल से इस साल में क्या चेंजिंग्स आई हैं। और कंपैरिजन में वो क्या करता है, वो इंडस्ट्री के जो पीयर्स होते हैं या कोई जो कंपेटिटर्स होते हैं उनको एज अ बेंचमार्क या एज अ स्टैंडर्ड सेट करके जो वो कंपनी होती है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसके साथ कंपेयर करता है ताकि वो देख सके कौन सी कंपनी ग्रोथ पे है और कौन सी कंपनी ग्रोथ पे नहीं है या उनमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, जो इससे की टेक अवेज आए हैं इस चैप्टर से वो ये हैं कि एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या होती हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोई कंपनी के बारे में एक कंपनी के बारे में जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करती हैं। एसेंशियल इन्फॉर्मेशन वो किस तरह से प्रोवाइड करती हैं कि वो उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एक्सप्लेन करती हैं, उसकी परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करती हैं, उसके कैश फ्लोज की जो डिटेल्स है उसको बताती हैं।
और ये अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती हैं किस तरह से कि जो भी यूज़र्स हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो इसको पढ़ के कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग को आसान बनाती है और एफिशिएंट बनाती है। इसके अलावा एनालिसिस, कोई किसी ने अगर एनालिसिस करना है किसी कंपनी का तो उसको भी ये अनकवर करती है, क्योंकि इसको पढ़ के या इसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस कंपनी के क्या इनसाइट्स हैं और ये किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ये हमें दे सकती है या खुद ये ले सकती है। तो ये इन सारी जो डिटेल्स हैं इसको जानने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो ज़रूरी होती हैं और ये एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये था चैप्टर 2 का ओवरव्यू। अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।